साथियों नमस्कार। अपने इस वीडियो की अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे विशेषकर रेट को ध्यान में रखते हुए ज्योमेट्री से संबंधित अगला टॉपिक। पिछले वीडियो तक हमने त्रिभुज के परिचय का अध्ययन कर लिया था। त्रिभुज क्या होता है, कैसे इसके प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पे आप इसको कैसे व्यक्त करेंगे कि ये न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, इस प्रकार की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। आज हम पढ़ेंगे इससे अगली कड़ी में। आपका वक्त ज़ाया नहीं करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है, एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद की हम चर्चा करेंगे। त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण पद यानी त्रिभुज के कुछ एक पदों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके केंद्र क्या हैं। त्रिभुज में बहुत सारे केंद्र होते हैं भाई, अंत केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र वगैरह, गुरुत्व केंद्र वगैरह। और इससे जुड़े अन्य कोई पद यानी इसकी शब्दावली जो है, माध्यिका क्या होती है, शीर्षलंब क्या होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार आपने पढ़े होंगे। तो न्यून कोण की शेप इस प्रकार होती है, ये न्यून कोण त्रिभुज है। आपने देखा होगा ये समकोण त्रिभुज है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, इसलिए मैंने खास इस पर डिस्कस नहीं करा भाई। ये आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है। ध्यान दीजिए, एक फैक्ट आप याद रखें कि प्रत्येक त्रिभुज के दो कोण तो सदैव न्यून कोण होंगे ही होंगे। तीसरे कोण के आधार पर उसके बारे में आप व्यक्त करेंगे। और इसके बारे में आपने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कंपेरिजन सी के साथ करा था। यदि सी आपका छोटा आता है तो न्यून कोण है, सी इक्वल आता है तो समकोण है, सी बड़ा आता है तो अधिक कोण है। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, याद होंगी आपको। यदि प्लीज़ आपने पहले नहीं देखा तो ये आगे की चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब इसका बेसिक क्लियर होगा। तो प्लीज़ आप इससे पहले वाले वीडियो देख लें एक बार त्रिभुज से रिलेटेड। तो आइए हम चर्चा करते हैं त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण पद। पहला पद मैं लेता हूँ यहाँ पे माध्यिका। देखिएगा ये माध्यिका शब्द क्या है। देखो माध्यिका आपने स्टैटिस्टिक्स जो आप पढ़ोगे, सांख्यिकी पढ़ोगे, वहाँ भी आपके पास बहुलक माध्यिका माध्य आएगा। वो माध्यिका अलग चीज़ है, यहाँ माध्यिका अलग चीज़ है। हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज से रिलेटेड माध्यिका। तो देखते हैं माध्यिका क्या होती है। कंपटीशन की दृष्टि से हम इसका अध्ययन करेंगे। फैक्ट पे आधारित आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान रहे पिछले पेपरों का आप अवश्य अध्ययन कर लें, क्योंकि पिछले पेपरों के आधार पे आपको पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री से किस स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। कहीं आप बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हो या बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह आप हल कर रहे हो। ध्यान रहे, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपके पास पिछले साल के पेपर में आपने देखा होगा फैक्ट पे आधारित सवाल पूछे गए हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में, जैसे मैं बात करूँ, न्यून कोण त्रिभुज में उसका अंत केंद्र कहाँ स्थित होता है, परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है, इस प्रकार की चीज़ें या क्या होते हैं परिकेंद्र, इनकी डेफिनेशन वगैरह सीधी आपसे पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं हम माध्यिका क्या होता है। सीधा टॉपिक पे आते हैं। माध्यिका क्या होता है, जैसे चित्र द्वारा मैं आपको समझाऊँ। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। माध्यिका, माध्यिका यानी दो बराबर, मध्य में से गुजरने वाली जो रेखा है या दो बराबर टुकड़े करने वाली जो रेखा है वो इसकी माध्यिका कहलाएगी। तो माध्यिका एक रेखाखंड होता है, सॉरी रेखा नहीं। तो जैसे एक ट्रायंगल है, आपने पढ़ा होगा, ये इसके शीर्ष हैं भाई। माध्यिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के आपके पास ये तीन शीर्ष हैं। अब इसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। शीर्ष से गुजरने वाला रेखाखंड है, शीर्ष से निकलने वाला रेखाखंड, यानी माध्यिका निकलती कहाँ, शीर्ष से। शीर्ष से निकलने वाला रेखाखंड जो बड़े लिख देता हूँ भाई। कई लोगों का कमेंट थे, कईयों के सुझाव थे कि हमें दिखाई नहीं देता, इसको बड़े लिखा करें। कोशिश करता हूँ भाई बड़े लिखने की। जो सामने की भुजा के मध्य बिंदु पर मिले, मध्य बिंदु पर मिले। एक छोटी सी बात से समझाने की कोशिश करिए मैंने कि शीर्ष से निकलने वाला रेखाखंड जो सामने की भुजा के मध्य बिंदु पर मिले, यानी माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से निकलती है और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलती है। फैक्ट देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात दोबारा समझाने की कोशिश की है। यानी ये शीर्ष है भाई, तो ये शीर्ष हमने स्टार्ट में चर्चा करी थी। ये शीर्ष इन दोनों भुजाओं से मिलकर बना है, तो इसके इस शीर्ष के सामने की भुजा होगी ये, यानी इसके सामने की भुजा है। जैसे मैं नाम दे दूँ इसको ABC। तो देखिए भाई ABC इसका नाम हमने दे दिया है। तो ए के सामने की भुजा ये ए है, स्मॉल लेटर से हमने इसको इंडिकेट करा हुआ है। तो ए के सामने की भुजा ये ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल लेटर में बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल लेटर में हमने सी लिखा हुआ है। तो शीर्ष ए से निकलने वाली माध्यिका क्या होगी, ए के सामने की भुजा होगी BC भाई। देखो ये इस भुजा का लेना है आपको मध्य बिंदु, सामने वाली भुजा तो आप समझ ही गए होंगे, इसका मध्य बिंदु लेना है।
जरूरी नहीं यहाँ वो क्या कोण बनाएगी क्या नहीं बनाएगी, आपको सिर्फ इसका मध्य बिंदु लेना है, इस ये शीर्ष लेना है और इस शीर्ष को इस मध्य बिंदु से मिला देना है। जैसे मैं डॉट डॉट लाइन से मिलाने शो कर रहा हूँ भाई। तो ये जो रेखाखंड आया आपका इस शीर्ष से लेके इस मध्य बिंदु के बीच की ये जो लंबाई है, ये रेखाखंड आपको दिख रहा होगा, यही रेखाखंड इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। अच्छा, ये इस शीर्ष से निकला है, तो इसी प्रकार इस शीर्ष से भी, ये शीर्ष आप देखोगे तो इसके सामने की भुजा ये आ गई भाई, इसका भी कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा। सेम ही इस शीर्ष के भी सामने की भुजा ये आ गई तो इसका भी कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा। तो शीर्ष से और सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये लो जी ऐसा, ये देखिए आप। तो 3 शीर्ष थे आपके पास त्रिभुज में, तो 3 शीर्षों से माध्यिकाएं भी कितनी होंगी? 3। ध्यान दीजिए, आराम से समझिए माध्यिका होता क्या है। कई बार डेफिनेशन लिख देता है, सीधा पूछ लेता है वह रेखाखंड जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है, वह रेखाखंड क्या कहलाता है? यानी इस रेखाखंड का क्या नाम है? जो रेखाखंड शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलता है, यानी सेंटर पॉइंट है बीसी का, मध्य बिंदु है भाई, यानी ये 2 बराबर भागों में बट गई, तो ये मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, वो रेखाखंड किस नाम से जाना जाएगा त्रिभुज में? उसी रेखाखंड का नाम है माध्यिका। तो माध्यिका की डेफिनेशन समझ गए होंगे, शीर्ष से निकलने वाला वह रेखाखंड जो सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलता है, तो ये रेखाखंड आपका माध्यिका कहलाएगा। अब देखिएगा इसके बारे में जो कंपटीशन में पूछे जाने वाली चीजें हैं, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। देखिए त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होंगी आपसे पूछ ले, बिल्कुल छोटी सी चीज। तो त्रिभुज में माध्यिकाओं की जो संख्या होती है, यानी कितनी माध्यिकाएं होंगी त्रिभुज में? 3, क्योंकि 3 शीर्ष होते हैं तो 3 ही आपके पास माध्यिकाएं होंगी। अच्छा, बात करते हैं क्या तीनों माध्यिकाओं की लंबाई समान होती है? तो ध्यान से देखिए, यदि त्रिभुज की भुजाओं की तीनों भुजाओं की लंबाई समान है तो तीनों माध्यिकाओं की लंबाई भी समान होगी। फिलहाल नॉर्मल त्रिभुज की बात करें तो तीनों माध्यिकाओं की लंबाई समान नहीं होती है। अच्छा, क्या माध्यिकाएं सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? यहाँ कोण का किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। जैसे भाई मैं आपको ये बता दूं, समकोण त्रिभुज में आप अच्छे से समझ लोगे, कई विद्यार्थियों के पास ये समस्या होती है, क्या माध्यिका सामने वाले भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है? नहीं, जरूरी नहीं है, किसी विशेष ट्राइंगल में बनाती है। उसकी हम चर्चा जब वो ट्राइंगल पढ़ेंगे तब अवश्य मैं इसकी चर्चा करूंगा। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, तो ये तो पहले ही 90 डिग्री बना हुआ है, यानी इस शीर्ष से 90 डिग्री बना हुआ है। इस समकोण त्रिभुज में माध्यिका को समझने की कोशिश कीजिए भाई। यदि हम इस शीर्ष से माध्यिका डालेंगे, खींचेंगे सॉरी, तो ये शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा आ गई, ये सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु। यानी हमें क्या करना है माध्यिका के लिए? शीर्ष और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को पकड़ना है केवल, न कि वहां को किसी प्रकार का एंगल बनाना है आपको। सीधा आप आइए और ये लो, मध्य बिंदु को मिला दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें तो आपको न्यूनकोण त्रिभुज प्रतीत हो रहा हो सकता है, मे भी आपके दिमाग में कहीं ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि ये 90 डिग्री बनाती है। ध्यान दीजिए, माध्यिका का कोण से कोई लेना देना नहीं है। माध्यिका का सिर्फ इतना काम है, शीर्ष से गुजरेगी और मध्य बिंदु को मिलेगी, बस सीधी शीर्ष से निकलेगी और सीधा टारगेट है इसका मध्य बिंदु, इसी को मिलेगी, बस ये आपकी माध्यिका होगी। तो देखिएगा भाई, माध्यिकाओं की संख्या 3 होती है किसी त्रिभुज में, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई अलग अलग होती है। अलग अलग त्रिभुजों में, विशेष त्रिभुज में जहां होगी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो नॉर्मली आप देखें संख्या 3 है। अगली जो बात है, माध्यिकाएं संगामी होती हैं। एक शब्द लिख रहा हूं भाई मैं, माध्यिकाएं संगामी होती हैं। कई बार स्टेटमेंट आता है, खासकर लेवल 2 वाले ध्यान से सुने, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य, इस प्रकार के सवाल आपसे ज्योमेट्री में पूछे जाएंगे और वहां लिखा आएगा कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। तो ये संगामी शब्द मैंने आपको संगामी रेखा पहले ही बता दिया था। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा प्लीज देख ले, और यदि जिनको फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं बताता हूँ संगामी क्या होता है। जैसे 2 रेखाएं एक दूसरे को काटें, सिर्फ 2, तब तो इनको कहेंगे हम प्रतिच्छेदी। और यदि 3 रेखाएं एक बिंदु से गुजर जाएं, ये लो, चीज वही है, ये 2 रेखा थी, 2 रेखाएं एक बिंदु से निकले तो इसका नाम तो है प्रतिच्छेदी, पहले वीडियो में देखा होगा, और इसका नाम है भाई संगामी। बस ये फटाफट फैक्ट याद रखने आपको। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। संगामी का मतलब होता है एक बिंदु पे से होके गुजरते हैं ये, यानी जैसे ये माध्यिका जा रही है, फिर ये माध्यिका आ गई, तो इन दोनों ने एक बिंदु पे काटा हुआ है, तो उसी बिंदु से तीसरी माध्यिका भी गुजरेगी हर एक त्रिभुज में। यानी किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती हैं वो संगामी होती हैं, याद रखिएगा आप। देखो संख्या 3 होती है, संगामी होती हैं। संगामी का मतलब 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु से होकर गुजरे तो उन रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। अच्छा, इस बिंदु को हम इसका संगमन बिंदु भी कहते हैं भाई।
संगमन बिंदु या संगामी बिंदु। जैसे तीन नदियां एक जगह मिलती हैं उसको हम नदियों का संगम कहते हैं। सेम ऐसे तीन रेखाएं एक जगह मिलेंगी तो हम उसको संगामी रेखाएं कहेंगे। तो ये जो बिंदु है ये संगमन बिंदु या संगामी बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु? जिस बिंदु से होकर वो रेखाएं गुजर रही हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम रेखाओं की नहीं माध्यिकाओं की चर्चा कर रहे थे। तो त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती हैं, तीनों एक बिंदु से होकर गुजरते हैं, इसलिए मैंने फैक्ट लिख दिया सीधा, क्योंकि आप अपर लेवल के स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो टीचर्स की। तो सीधा शॉर्ट एंड स्वीट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे संगामी होती हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे संगामी होती हैं का मतलब क्या होता है, कि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजर रही होती हैं। अच्छा, इनका जो संगामी बिंदु होता है, किनका संगामी बिंदु की बात कर रहे हैं अपन भाई? संगामी बिंदु। किसका संगामी बिंदु? माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। तो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है। ये लो, ये जरूर ध्यान से पढ़ना। ये कोई कोशिका के केंद्रक की बात नहीं कर रहा भाई, मैं त्रिभुज के केंद्रक की बात कर रहा हूं। माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है भाई गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, इसको जी से भी डिनोट किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, कई बार सवाल आ जाएगा कि ऐसा फैक्ट आएगा आपके पास, सरल सरल फैक्ट पे आधारित सवाल आएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ज्योमेट्री के बारे में विशेष चर्चा कर रहा हूँ मैं रिट को लेके। आपके यहाँ सवाल लिखा आएगा किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु या किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु कहलाता है। ऑप्शन दे देगा केंद्रक, अंत केंद्र, यानी इन चारों केंद्रों में से कहीं ना कहीं अवश्य सवाल पूछे जाते हैं। तो प्लीज इनको आप अच्छे से देख लें। तो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र। तो माध्यिकाएं तीन होती हैं, संगामी होती हैं। संगामी बिंदु इनका केंद्र, यानी जिस बिंदु से होकर तीनों माध्यिकाएं गुजरती हैं, ये बिंदु आपको दिख रहा होगा, देखिएगा ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम त्रिभुज का केंद्रक या फिर इसका गुरुत्व केंद्र कहेंगे भाई। समझ गए होंगे इतना। तो आगे चलते हैं हम। तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही हैं, देखिएगा आप। अच्छा, माध्यिकाएं शीर्ष से निकल के, यानी माध्यिकाओं की दिशा क्या होती है? शीर्ष से मध्य बिंदु की ओर। ये याद रहे, शीर्ष से मध्य बिंदु की ओर दिशा होती है। तो आपने कई दफा पढ़ा होगा। अगला फैक्ट है इसका, अगला फैक्ट है माध्यिकाएं एक दूसरे को, या फिर यूं कह सकते हैं माध्यिकाओं को केंद्रक 2:1 में बांटता है। 2:1 में बांटता है। ये अगला फैक्ट है। देखो, मैं सिर्फ फैक्ट की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है, तो खास मैं विश्लेषण नहीं कर पा रहा यहाँ पे। संख्या 3 है, संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है। अब जैसे ये माध्यिका आ रही है भाई, ये माध्यिका। अच्छा, 2:1 का मतलब आपको कन्फ्यूज होगा, 2 किधर होगा 1 किधर होगा। तो दिशा के अकॉर्डिंग शीर्ष से और मध्य बिंदु की ओर आ रही है, तो जो शीर्ष की साइड है वो तो 2 होती है, और जो मध्य बिंदु की साइड है वो 1 होती है। जैसे ये माध्यिका आई, ये वाली, और ये था केंद्रक भाई, ये यहाँ केंद्रक था। केंद्रक कहाँ से प्राप्त होगा? जहाँ दूसरी माध्यिका इसको काटेगी या तीसरी इसको काटेगी, क्योंकि तीनों एक ही जगह मिलेंगे। तो ये केंद्रक आया। अब इस माध्यिका की बात करें तो ये ऊपर का हिस्सा इसका दो हिस्से ऊपर और एक हिस्से इसमें, मतलब माध्यिकाओं के 3 टुकड़े करो। ये जो माध्यिका है आपकी, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट लो। 2 हिस्से ऊपर हो जाएंगे और 1 हिस्सा नीचे। जैसे मान लें सपोज दैट ये माध्यिका 12 सेंटीमीटर की थी। कई बार इसका न्यूमेरिकल पे आधारित सवाल कैसे पूछ लेगा कि ये माध्यिका 12 सेंटीमीटर की है, एजी का वैल्यू बताना आपको। ए से लेकर जैसे मध्य बिंदु डी दे दिया भाई, एडी 12 सेंटीमीटर है और यहाँ जी लिखा हुआ, तो एजी की लंबाई बताओ। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछेंगे। तो 2 हिस्से ऊपर होंगे, 1 हिस्से इससे, तो 12 के कितने हिस्से कर दो आप? 3 कर दो। 12/3, 1 हिस्सा कितने का हो गया? 4 का। तो ये 4 तो रहेगी नीचे, यानी जी डी तो कितना हो गया? 4, और 2 हिस्सा ऊपर, 4 दूनी 8। तो माध्यिका के 3 टुकड़े कर लीजिए बराबर, यानी 1/3 कर लेना आपको। तो 1/3 तो होता है नीचे, और 2/3 ये रहेगा आपका 2/3 ऊपर रहेगा। तो माध्यिकाओं के 3 टुकड़े करने हैं। केंद्र कैसे करता है? उसके 2 टुकड़े, यानी दुगनी ऊपर होती है, आधी नीचे होती है। यानी ये जो टुकड़ा है इसका डबल टुकड़ा ऊपर होता है। ऐसा होता है माध्यिका में। इधर से देखिएगा, जैसे ये है, सपोज दैट ये x है इतना सा, मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये x है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 2x। ऐसे याद रखना आपको। यानी प्रत्येक माध्यिका को केंद्रक 2:1 में बांटता है। अच्छे से याद रखिएगा भाई। अच्छा, एक फैक्ट और देखिएगा आप, कि एक छोटा सा फैक्ट है यहाँ पे। जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं खींच दी जाएं, ध्यान दीजिए, मैं फास्टली कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है। जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं खींच दी जाएं, तो आप त्रिभुज के टुकड़े देख रहे होंगे। जैसे ये है, मैं दोबारा से ड्रा कर देता हूँ भाई इसको, कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं यदि बना दी जाएं तो त्रिभुज के कितने टुकड़े होंगे? देखिएगा, ये ट्रायंगल था, हम इसकी चर्चा कर रहे थे। दोबारा फटाफट मैं माध्यिकाएं बना देता हूँ इसकी। ये शीर्ष ए है आपका, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है।
शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु लेना है भाई, ये मध्य बिंदु रहा, और आपको ऐसे मिलाना है, ये लो, ये माध्यिका आ गई पहली, ऐसे मिलाना, जैसे ये इसका मध्य बिंदु है, ये आ गई दूसरी, ये इसका मध्य बिंदु, ये आ गई तीसरी, तीनों एक ही बिंदु पे मिलेंगे, जिस बिंदु पे मिलेंगे वो बिंदु आपका केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र कहलाएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये आपकी रही माध्यिकाएं, 3 हो गई। अब त्रिभुज के टुकड़े देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये देखिएगा आप। तो ये एक अगला फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार यहाँ से अन्य कंपटीशन जो अपर लेवल की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे एसएससी वगैरह में, जहाँ सीजीएल वगैरह के सवालों की बात करें हम, या L2 की बात करें आप, तो तीनों माध्यिका खींच देने पे त्रिभुज 6 छोटे छोटे त्रिभुजों में बढ़ जाता है। ये देखिएगा, त्रिभुज 6 छोटे छोटे त्रिभुजों में बढ़ जाता है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा जो फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसा होता क्यों है। फिलहाल आपको मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे आप यूं करोगे भाई, ये आधा आधा हो गया, ये दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये आधा आधा रह गया, फिर एंगल की चर्चा करेंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे, जैसे भी होंगे। जब हम समरूपता सर्वांगक्षमता पढ़ लेंगे तो मैं आपके बारे में आपको इसके बारे में एक एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसका फैक्ट लिखवा देता हूं। क्या फैक्ट है यहाँ पे कि त्रिभुज की जब तीनों माध्यिकाएं खींच दी जाएं तो त्रिभुज आपको 6 छोटे छोटे त्रिभुजों में विभक्त होता दिखाई दे रहा होगा भाई। त्रिभुज 6 छोटे छोटे त्रिभुजों में विभक्त होता दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, तीनों माध्यिकाएं और जो केंद्रक आपका होता है, तीनों माध्यिकाएं और केंद्रक, ये शामिल हो गए। तीनों माध्यिकाएं और शीर्ष का काम कौन कर रहा है? केंद्रक। ये त्रिभुज को 6 समान क्षेत्र, मैंने एक लाइन लिखी, एक शब्द लिखा है भाई, 6 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। 6 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। ये देखिएगा, माध्यिका के बारे में संख्या 3 है, संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं को केंद्रक जो 2:1 में बांटता है, या 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को जब काटती हैं तो 2:1 में बांटती हैं, और तीनों माध्यिकाएं और केंद्रक मिलके 6 समान भागों में 6 समान क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे त्रिभुजों में इसको बांटता है। जैसे इसका पूरे का क्षेत्रफल 6 है तो इन सब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 इकाई हो जाएगा। और यानी इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो छोटा त्रिभुज आपको प्राप्त हो रहा है, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है भाई 1/6 गुणा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 6वां हिस्सा होता है हर एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कि ये जो त्रिभुज है इसके 6 टुकड़े हो गए। कई बार परीक्षा में सवाल आता है, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं नामकरण करके पूछ लेगा, ऐसे ऐसे माध्यिकाएं खींच दी गई हैं, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 है तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, माध्यिकाओं के फैक्ट याद रखने हैं आपको। माध्यिकाएं पूरे त्रिभुज को 6 छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट देती हैं। जैसे पूरा 60 का है तो 10-10 के 6 टुकड़े कर देंगे। इसके कैसे होते हैं समान टुकड़े, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, विशेष जब सर्वांगक्षमता समरूपता वगैरह पढ़ेंगे, एरिया वगैरह का अध्ययन करेंगे तब। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, माध्यिकाओं की संख्या ये होती है। अच्छा, यदि हम इसमें अकेली माध्यिका खींचें, एक ही माध्यिका, जैसे यहाँ देख लीजिएगा आप, ये त्रिभुज है, इसकी एक माध्यिका खींच दी, ये लो, थोड़ा सा समझा ही देता हूँ आपको, क्या पता फिर मैं भूल जाऊँ इन चीज़ों को कि भाई ये बताना बाकी रह गया था आपको। त्रिभुज की एक माध्यिका खींच दी, एक माध्यिका खींचने से इसका आधार के 2 बराबर टुकड़े हो गए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई अभी भी पहले ही जितनी ही है, आधार के 2 बराबर टुकड़े हो गए। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजों का एरिया आपस में क्या आएगा? बराबर। यानी त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। जे आपने देख लिया होगा, परिभाषा लिख ली होगी आपने, नहीं लिखी तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बाकी आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, यानी फैक्ट मैं लिखता हूं दोबारा, वो फैक्ट लिखे रहे हैं अभी, कि त्रिभुज की एक माध्यिका जो है, एक माध्यिका आप खींचोगे तो त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है, 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटते हैं। अच्छा, सर्वांगक्षमता में मैं आपको बताऊंगा, क्षेत्रफल ही समान होता है, सर्वांगक्षम नहीं होते हैं भाई। कहीं फैक्ट आ जाए कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 सर्वांगक्षम भागों में बांटती है, नहीं, सर्वांगक्षम भागों में नहीं बांटती, सिर्फ उनका एरिया इक्वल होता है। एरिया इक्वल इसलिए होता है कि बेस इक्वल हो जाता है, दोनों का बेस इक्वल हो जाता है, हाइट दोनों की सेम है, बेस और हाइट जिनका सेम होता है उनका एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल्स का। तो देखिएगा, त्रिभुज की एक माध्यिका यदि आप खींचते हो तो त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है, अवश्य याद रखिएगा।
अच्छा, जे माध्यिका थी, दो बराबर हिस्सों में बांट दी, जे आपने दूसरी माध्यिका खींच दी भाई, तो जे केंद्रक हो गया इनका, फिर ये तीसरी माध्यिका खींच दी। अब ये त्रिभुज देखिए छोटा सा, ये लो, ये छोटा सा त्रिभुज, ये इसकी भी माध्यिका, बड़े वाले त्रिभुज की माध्यिका थी, छोटे वाले की माध्यिका, तो ये दोनों टुकड़े भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए भाई। ऐसे ये दोनों टुकड़े भी आपस में बराबर होंगे, ऐसे ये दोनों टुकड़े भी आपस में बराबर होंगे। ये मूल टुकड़ा इस मूल टुकड़े के बराबर है, ये मूल टुकड़ा इस मूल टुकड़े के बराबर है। ऐसा आप इनका कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि छह टुकड़े क्षेत्रफल में आपस में समान होते हैं। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल में समान होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। ये सर्वांग क्षमता में मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा। हम त्रिभुज से रिलेटेड कुछ पद पढ़ रहे थे। पहला था माध्यिका, परिभाषा मैंने बता दी, शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होता है। इनकी संख्या 3 होती है, संगामी होती हैं, संगामी समझ गए होंगे, एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। ये देखो सारी एक ही बिंदु पे मिलती हैं। इनका जो संगामी बिंदु है वो केंद्रक कहलाता है। तो केंद्रक की डेफिनेशन आ जाए तो केंद्रक क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है, या फिर इसी को गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं ट्रायंगल का। अच्छा, अगला था माध्यिकाओं को केंद्रक 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। ये 2, ये 1 रहेगा शीर्ष से मध्य बिंदु की ओर। तीनों माध्यिकाएं और जो केंद्रक है ये मिलके त्रिभुज के 6 समान टुकड़े करती हैं, 6 समान क्षेत्रफल वाले टुकड़े। तो एक जैसे तीनों माध्यिकाएं आप ड्रा कर दोगे और इसका स्थिति आप केंद्रक के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपको ऐसे, यदि केंद्रक शीर्ष का काम करने लगेगा तो 6 बराबर क्षेत्रफल वाले टुकड़े मिलेंगे। हर एक का क्षेत्रफल वो होगा, छोटा त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना है, जैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, 1/6 इंटू ट्रायंगल जो मूल त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, यानी मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 होता है। अगला फैक्ट था, एक माध्यिका त्रिभुज को 2 समान भागों में, यानी सिर्फ अकेली माध्यिका होगी तो त्रिभुज के 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। ध्यान दीजिए, सर्वांगसम नहीं होते हैं ये दोनों भाग जो होंगे वो सर्वांगसम नहीं होंगे। ऐसे छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाएंगी, सवाल लिखा रहेगा वहाँ फैक्ट लिखा रहेगा कि क्या त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज को 2 सर्वांगसम क्षेत्र भागों में बांटती है। तो आप सोचो कि जब एरिया इक्वल है, सर्वांगसम त्रिभुजों का भी एरिया इक्वल होता है, इनका भी एरिया इक्वल है, तो क्या पता है सर्वांगसम हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वांग क्षमता में मैं इसको स्पेशली डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आप याद रखें कि माध्यिका 2 समान क्षेत्रफल में बांटती है लेकिन वे सर्वांगसम नहीं होते। चलिए अगले फैक्ट देखते हैं, इस पे आधारित, माध्यिका पे आधारित अगले फैक्ट। इनको आप नोट करते जाइएगा भाई, हर एक फैक्ट को आप लिखते जाइएगा, अपने नोट्स वगैरह बना लीजिए, या फिर मैं आपको इनके जो PDF है इन चीज़ों के जो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इनके नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा बहुत ही जल्द, तो देखिएगा। या फिर यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो फिलहाल के लिए आप यदि टेलीग्राम इस्तेमाल करते हो तो टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ लिखिए, इस नाम से सर्च करिए, वहाँ आपको मिलेगा मैथ्स फॉर रीट के नाम से एक चैनल मिलेगा भाई। उस चैनल पे आपको इसके हाथ से लिखे गए पूरे नोट्स, पूरे ज्योमेट्री वगैरह के आपकी यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे जाके आप ये चैनल सर्च करिएगा, वहाँ लिखा आएगा मैथ्स फॉर रीट, और उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। चलिएगा देखिएगा, फिलहाल वहाँ हस्तलिखित नोट्स हैं, बहुत ही जल्द वहाँ PDF अपलोड कर दूंगा भाई। तो ये था आपके पास माध्यिका से रिलेटेड चीज़ें। आगे और पढ़ते हैं, अभी माध्यिका में और भी चीज़ें बच रही हैं। आपने देखा संगामी है, केंद्रक है, 2:1 में काटती है, 1/6 में ट्रायंगल को डिवाइड करती है 6 भागों में, और एक माध्यिका त्रिभुज के 2 टुकड़े करती है। अब अगली बात, मैंने आपको ध्यान दीजिए एक छोटी सी बात, जब ये ज्योमेट्री स्टार्ट करी थी तब मैंने बताया था कोई बहुभुज किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। ये इसका अंत्य भाग होता है, ये इसका बाह्य भाग होता है, ये आकृति की परिसीमा यानी बाउंड्री लाइन होती है। तो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है। तो तीनों बिंदुओं के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। कई बार लेवल 1 वालों के तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, पूछ लेता है कि कोई भी बहुभुज है किसी समतल को कितने भागों में बांटता है, तो 3 भागों में बांटता है। अच्छा, ये भागों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो माध्यिका हम पढ़ रहे थे, तो देखिएगा आगे और चीज़ें आएंगी, शीर्षलंब वगैरह ऐसे। तो ये जो माध्यिका थी, तीनों माध्यिकाएं ये त्रिभुज के अंत्य भाग में थी, और केंद्रक भी कहाँ था इसका, अंत्य भाग में। चाहे किसी प्रकार का आप त्रिभुज बना लो, मध्य बिंदु आपको बीच में मिलेगा, तो माध्यिकाएं कहाँ से आएंगी, अंत्य भाग से ही गुजरेंगे। तो अगला जो फैक्ट है वो ये है कि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं, सभी का मतलब तीनों, त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं सदैव, ये शब्द याद रखना। आगे आप कंपैरिजन करोगे ना शीर्षलंब वगैरह के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इफेक्ट क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे। सभी माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंत्य भाग में स्थित होती हैं, अभ्यंतर या अंत्य भाग में स्थित होती हैं। जैसे माध्यिकाएं तो अंत्य भाग में होती हैं। यदि हम शीर्षलंब की बात करें, और जैसे ये है,
अब इस बिंदु से आपको शीर्षलंब डालना है तो त्रिभुज के अंदर नहीं डलेगा, बाहर डलेगा, तो शीर्षलंब वगैरह बाहर होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि बाद में आपको समझ आ जाएगा। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंत्य भाग में होती हैं। इसका मतलब त्रिभुज का केंद्रक भी सदैव कहां पाया जाएगा, ये जरूर देख लें आप, त्रिभुज का केंद्रक सदैव अंत्य भाग में स्थित होता है। त्रिभुज का केंद्रक सदैव त्रिभुज के अंत्य भाग में स्थित होता है, ये याद रखेंगे आप। केंद्रक सदैव अंत्य भाग में होगा, माध्यिकाएं सदैव अंत्य भाग में होंगी। और मेन फैक्ट था 2:1 क्या है यहाँ पे, 1/6 क्या है, बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से याद रखेंगे आप। 1/6 क्या है, संगामी शब्द क्या है, इन्हीं शब्दों पे यानी कीवर्ड्स हैं, इनसे आपको याद रहने में आसानी रहेगी। अंत्य भाग आ गया एक आपका, सदैव अंत्य भाग। अच्छा, अब एक छोटी चीज़ और पढ़ते हैं हम। कई बार यदि पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर आता है तो यहाँ देखिए एक रिलेशन होता है, इसमें एक प्रमेय होती है त्रिभुज से रिलेटेड, उसकी माध्यिकाओं से रिलेटेड। यदि त्रिभुज की भुजाएं ABC हैं, कोई त्रिभुज है उसकी भुजा तो है ABC, और उस त्रिभुज की माध्यिका जो है वो M1 M2 M3 बोल देता हूँ भाई मैं, M1 M2 M3, 3 माध्यिकाएं हैं M1 M2 और M3, और त्रिभुज की भुजा है ABC। तो यहाँ एक संबंध होता है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई और त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई के वर्ग में एक संबंध होता है भाई। उस संबंध को देख लें, अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड, क्षेत्रमिति से रिलेटेड चीज़ें या प्रमेय जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको ये करके बताऊंगा इसको सिद्ध। फिलहाल आप देखें रिलेशन क्या होता है माध्यिकाओं में और भुजाओं में, किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग और उसकी माध्यिकाओं के वर्गों के योग में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, A² + B² + C²। ये तो हो गया भुजाओं के वर्गों का योग। ध्यान से देखना, मैं एक बात लिख रहा हूँ, भुजाओं के वर्गों का योग, ये लो भुजाओं के वर्गों का योग। हम यदि करें M1² + M1 M2 किसको कह रहा हूँ मैं, माध्यिका को नाम दे रहा हूँ भाई, आप इनको PQR वगैरह अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, ये लो। यानी हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ साथ साथ कि आप समझ जाएं, कंफ्यूज ना हो। ये हो गया माध्यिकाओं के वर्गों का योग, माध्यिकाओं के वर्गों का योग, ये है भाई। किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग A² B² C², और त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योग है M1² M2² M3²। अब इनमें एक रिलेशन होता है, क्या होता है कि ध्यान से देखिएगा, भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग अनुपात माध्यिकाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। इसमें अनुपात होता है भाई 4:3 का, 4/3 लिख दिया मैंने। यानी यदि किसी इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये कई बार पूछ लेता है, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले रहे हो आप, समकोण है, न्यूनकोण, अधिकोण जैसा भी है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग लिया आपने, वो मान लीजिए 4 यूनिट आया, तो अवश्य ही उसकी माध्यिकाओं के वर्गों का जो योग आएगा वो 3 यूनिट आएगा, माध्यिकाओं के वर्गों का योग। तो ध्यान से सीधा सीधा माध्यिकाओं के योग में संबंध नहीं होता, वर्गों के योग में संबंध होता है। तो देखिएगा भुजाओं के वर्गों के योग को यदि 4 यूनिट इंडिकेट कर रही है तो माध्यिकाओं के वर्गों के योग को 3 यूनिट इंडिकेट करेगी। जैसे कई बार न्यूमेरिकल में सवाल कैसे पूछ लेगा, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों का योग, ये यहाँ आ गया भाई, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों का योग 100 सेंटीमीटर है। स्क्वायर क्यों लगाया मैंने, वर्ग ले लिया था हमने। तो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों का योग 100 सेंटीमीटर, तो इसकी तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग क्या होगा, तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग। अब वहां आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, हम त्रिभुज बनाएंगे फिर उसकी भुजाएं 100 का वर्गों का योग रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। सीधा 4:3 का रिलेशन होता है, भुजाएं बड़ी होती हैं, माध्यिकाओं के वर्गों का योग छोटा होता है। तो देखिएगा 4 इंडिकेट कर रहा है किसको, 100 को, तो 3 किसको इंडिकेट, यही यूनिट सिस्टम जो हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था। 4 का मान 100 है तो 3 का मान क्या होगा, सीधा निकालना है, 25 चौक 100 तो 25 3 75। आपका 5 सेकंड में न्यूमेरिकल्स का तो आंसर आ जाना चाहिए आपका, और वो तब आंसर आएगा जब आपको ये फैक्ट याद होगा। तो फैक्ट क्या था, माध्यिकाओं के वर्गों का योग और भुजाओं के वर्गों का योग, उसमें संबंध होता है 3:4 का। उल्टा बोल रहा हूं मैं, यानी माध्यिकाएं 3 को इंडिकेट करेंगी और भुजाएं 4 को। आपसे कई बार ऐसे पूछ लेता है कौन सा ज्यादा होगा, फैक्ट आएगा किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योग त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग से। अब बताओ कम होता है कि ज्यादा, भुजाओं का ज्यादा होता है और माध्यिकाओं का कम।
क्योंकि ये 4 यूनिट को इंडिकेट करेगा, ये 3 को। तो ध्यान दीजिए, आशा करता हूँ आप ये माध्यिका समझ गए होंगे। थोड़ा सा जिसने पहली बार पढ़ा है, खासकर जिनके मैथ्स बैकग्राउंड से जो नहीं है, कक्षा 10 के बाद कई सालों बाद आप पढ़ रहे हो, इतना कोई टफ चीज़ें नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें। माध्यिका क्या होती है, वीडियो आराम से देख लीजिएगा, एक बार में समझ में नहीं है तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन अवश्य मैं इतना यकीन करता हूँ कि शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे। फैक्ट हैं, फैक्ट को याद रखिए। हाँ, इनसे आउट ऑफ यदि हम पेपर की बात करें तो शायद इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं हर एक चीज़ को कवर करने की, बाकी आप टेक्स्ट बुक वगैरह का सहारा लीजिए और इस चीज़ को एक बार में नहीं तो 2 बार में देख लीजिए, समझ आ जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। तो माध्यिकाएँ ये थी, आपका केंद्रक क्या होता है, 2:1 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, अंतःभाग क्या होता है, 4:3 क्या होता है। तो जैसे मैं आपके पढ़ने का थोड़ा सा तरीका, आप इनको रट्टा मत मारना, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझाया है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा भाई। इन चीज़ों को अपनी जो भी आप नोट्स वगैरह कर रहे हो या आपके पास कहीं पहले से बुक में लिखे तो अच्छी बात है, या फिर आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, माध्यिका के बारे में यदि मैं कीवर्ड की बात करूं कि माध्यिका यदि आप पढ़ रहे हो, लास्ट टाइम पेपर से 5 दिन पहले आपको ये रिवीजन करना है, तो माध्यिका का आप पूरा थोड़ी पढ़ोगे। माध्यिका के बारे में जैसे माध्यिका आया तो क्या क्या याद रखना आपको, 2:1, 1/6, 4:3, अंतःभाग, संगामी और केंद्रक। ये लो, गुरुत्व केंद्र। समझ गए होंगे आप ये चीज़ें। यही चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं इस पूरे वीडियो में अब तक, कि जो माध्यिका आपने स्टार्ट करी थी, माध्यिका में ये होते हैं 2:1। हाँ, केंद्रक पे किसी प्रकार के कोण का कोई मापन अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ कोण से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते। आगे जो पढ़ेंगे उनमें से पक्का मैं कह रहा हूँ आपसे कि त्रिभुज के केंद्र से रिलेटेड सवाल हर बार पूछे गए हैं, चाहे वो केंद्रक से लेके हों, चाहे वो शीर्षलंब वगैरह, अंत केंद्र वगैरह, ये जो है इनसे रिलेटेड चीज़ें हों। तो माध्यिका समझ गए होंगे शायद आप। 3 होती हैं, 2:1 में एक दूसरे को काटती हैं, 1/6 सारी खींचने पे त्रिभुज के टुकड़े कर देती हैं। भुजाओं के वर्गों का योग और माध्यिकाओं के वर्गों का योग 4:3 होता है, सदैव अंतःभाग में होती हैं और इनका कटान बिंदु, संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अगला जो पद है, हम त्रिभुज से रिलेटेड कुछ पद पढ़ रहे थे कि माध्यिका क्या है। अगला हम पढ़ते हैं शीर्षलंब। ध्यान दीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आता, टेंशन करने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इनका तुलनात्मक अध्ययन आपको एक वीडियो में करवा दूंगा, चारों का। ज्योमेट्री में लगभग इसी में आपको समस्या रहती है कि केंद्र कहाँ कैसे बनते हैं, कौन बाहर बनता है, कौन अंदर बनता है, इसको लेके आपको दिक्कत रहती है। तो ध्यान दीजिए, इन सब का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन मैं करा दूंगा आपको, माध्यिका, शीर्षलंब। पहले हम इसको अलग अलग देख लें, होता क्या है ये। तो अगला हमारा पॉइंट है शीर्षलंब। अब शीर्षलंब क्या होता है देखिएगा, परिभाषा है इसकी, शीर्ष से, देखो माध्यिका का काम था शीर्ष से मध्य बिंदु मिलाना, नाम है लंब शीर्ष लंब। तो लंब का मतलब समझते होंगे आप, लंबवत जो होता है, लंबवत का मतलब होता है सामने वाले पे 90 डिग्री का कोण बनाना, वो होता है लंब। तो शीर्ष लंब क्या है, शीर्ष से जो सामने की भुजा है, आपको त्रिभुज की कोई शीर्ष लेना है, उस शीर्ष के सामने की भुजा देखनी है। पिछले में हमने क्या करा था, मध्य बिंदु से मिलाया था। अब की बार क्या करना है, शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डालना आपको। और लंब डालने का मतलब समझ रहे होंगे ना आप, अरे भाई लंब डालने का मतलब है 90 डिग्री बनाना, शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब। ये जो रेखाखंड है, ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब का काम करता है, वो रेखाखंड त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। कैसे, अब इसमें अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी भाई। माध्यिका तो थोड़ी सी सरल थी, यहाँ देखिएगा, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपको क्या करना है, ये आपका शीर्ष लेना है, शीर्ष हो गया। यदि इस शीर्ष से शीर्षलंब डालना है, शीर्षलंब आपको डालना है, तो इस लाइन पे 90 डिग्री बनाना है। अच्छा, 90 डिग्री बनता कैसे, पहले मैं आपको समझा दूँ, छोटी सी बात। जैसे ये पॉइंट है और ये इतनी बड़ी लाइन है, ये एक बहुत बड़ी रेखा है, रेखा का मतलब बड़ी होती है, रेखा तो अनंत तक चलती है। इस बिंदु से इस पे 90 डिग्री बनाना है, तो देखिएगा ये ऐसा लटकता पुल देखा होगा ना आपने, अरे यूं यूं देखो, ऐसा है, ये देखिएगा, ऐसे बहुत सारे बिंदु ट्राई करें आपने, एक बिंदु ऐसा होगा जो बिल्कुल सीधा आएगा इसमें। तो लंब कैसे होता है, शीर्ष से, ये शीर्ष था, इस पे बिल्कुल एग्जैक्ट सबसे कम दूरी, यानी इस बिंदु से इस रेखा तक पहुंचना है आपको। आप इस पे खड़े हो, यानी जो लंबवत होती है वो सबसे कम दूरी होती है। कई बार वैसे भी सवाल पूछ लेता है कि किसी बिंदु से और किसी रेखा तक की
सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है, वो किसी बिंदु से उस रेखा तक की सबसे न्यूनतम दूरी उस बिंदु से उस रेखा पर लंब होता है भाई। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ इस रेखा पे जाना था, या तो आप ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे कोई से भी गए, ये दूरियाँ ज़्यादा हैं। देखो ये बड़ी है, फिर ये छोटी होती 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 एक ऐसे स्टेज आएगी बिल्कुल छोटी, सबसे कम हो जाएगी, फिर ये पुनः बढ़ने लगेगी ऐसे। तो ये जो रेखाखंड है ये रेखाखंड इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जो बिंदु से सामने वाले आधार पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है वो उस बिंदु से आधार की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, एक बिंदु से किसी रेखाखंड पे कितने लंब डल सकते हैं, तो न्यूनतम की बात करेंगे तो सबसे कम तो एक ही होगी ना, तो ये न्यूनतम है, तो मात्र एक ही लंब यहाँ डल सकता है। यानी किसी बिंदु से सामने वाली रेखा पे केवल एक लंब डाला जा सकता है। ऐसा नहीं आप इस पे दूसरा लंब, ऐसे ये भी लिख दें भाई ये भी लंब हो गया, नहीं, केवल एक ही लंब डलेगा। मेरे कहने का मतलब था इस शीर्ष से यदि आप इस पे लंब डालना चाहें तो केवल और केवल वो एक ही लाइन होगी ऐसे। देखो इसमें तो ये सीधा डाल दिया, ये लो, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है आपको। हम बात करते हैं अब कि शीर्ष लंब पढ़ रहे थे हम, परिभाषा आपने देखी, शीर्ष से सामने के भुजा पे आपको लंब डालना है। अब ये देखिएगा आप, ये ऐसा त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज, ये लो, ये अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है ये वाला। अब इसका ये शीर्ष है, शीर्ष से लंब कैसे डालते हैं, जैसे आपने, मैं आपको व्यवहारिक भाषा में बताऊं, जो कारीगर वगैरह होता है उनके पास आपने देखा होगा ऐसे जो शोल होता है एक, जो लट्टू सा लटकता रहता है, किसी बिंदु पे लगाते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो आपको इस बिंदु से ऐसे लटकाना है वो, और स्ट्रेट लाइन जाने दीजिए, वो स्ट्रेट लाइन इसको जहाँ कट करेगी वही 90 डिग्री आएगा, बस सीधी सी बात इतनी है। से देखो जब ये इस प्रकार के काम अपन करते हैं, हो सकता है उनको वो शीर्षलंब की बात पता नहीं हो, लेकिन वो शीर्षलंब अपने आप ज्ञात कर लेते हैं प्रैक्टिकली। आप उस चीज़ को समझिए। मैं उसका उदाहरण क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज कर बैठोगे, इसमें आपको दिक्कत आएगी कि शीर्षलंब, आप सोचोगे शीर्षलंब तो त्रिभुज के अंदर जाएगा। सुनना, आपको वो लट्टू सा ऐसे लटकाना है यहाँ पे, और ऐसे देखना वो कहाँ जा रहा है, वो जहाँ जाएगा ना वो सीधा आपकी शीर्षलंब है। बस इससे इजी भाषा में मैं आपको नहीं बता सकता भाई, और शायद आप समझ ही गए होंगे। यानी वो लट्टू सा अपन यहाँ लटकाएंगे ऐसे, देखना यूँ, तो वो किधर से आएगा, ऐसे आएगा वो, तो यूँ भाई यहाँ से लटकाओगे, ये तिरछा जा रहा है ना बाहर, तो वो लट्टू तो ऐसे आएगा सीधा यूँ। अब मेरे कहने का मतलब था, यदि आप इस बिंदु से इस पे लंब डालना चाहते हो तो इधर तो लंब नहीं डलेगा, इस भुजा को आपको आगे बढ़ाना होगा। यहाँ लंब नहीं डलेगा, इस बिंदु से यहाँ लंब संभव नहीं है, इसको आगे बढ़ाइए, ऐसे जाएगी यूं, इसको एक रेखा का रूप दीजिए, त्रिभुज की भुजा को रेखा का रूप दे दिया आपने। और अब यहाँ से आपने जो लंब जो लाइन आपकी जा रही थी वो यहाँ काटेगी। इसका मतलब शीर्ष लंब जो होता है वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। अब तक मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले माध्य का, जब मैं बता रहा था कि आगे आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी कि माध्य का सदैव अंतभाग में क्यों होती है, क्योंकि मध्य बिंदु सदैव अंदर मिलेगा आपको, तो माध्य का सदैव अंतभाग में होती है। शीर्षलंब की हम बात करें तो शीर्षलंब देखो ये तो त्रिभुज से बाहर निकल गया। मैंने कहा था इस बिंदु से इस लाइन पे केवल एक ही लंब डल सकता है। अब आप कहोगे जी मैं तो यहाँ बना दूँ 90 डिग्री, अरे भाई यहाँ 90 डिग्री नहीं बनेगा, इस आधार को आप आगे बढ़ाइए, और ये जो आ रहा वो लट्टू लटकाने का मैं आपको बता रहा था, ऐसा लटका के देख लो, ये इधर से जाएगा त्रिभुज के बाहर से, तो ये हो गया शीर्षलंब। इसका मतलब हमने क्या देखा, शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर भी जा सकता है। अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज था तब तो ये अंदर हो गया, अधिक कोण त्रिभुज था तो ये कहाँ चला गया भाई, बाहर। अच्छा, एक त्रिभुज आपका होता है समकोण है, ये लो, इसमें ये पहले ही भगवान की दया से समकोण यहाँ बना होता है, यानी ये शीर्षलंब भुजाई किसका काम करने लगेगी, इस शीर्ष से आपको इस पे लंब डालना है जो ऑलरेडी डला हुआ है, इस शीर्ष से आपको इस पे लंब डालना है इस पे जो ऑलरेडी डला हुआ है। तो इसकी दो भुजाएं तो पहले ही क्या है, लंबवत होती हैं, तो दो शीर्ष लंब तो इसमें पहले ही बने होते हैं। सिर्फ एक शीर्ष लंब डलेगा ऐसा, ये वाला, ये लो, ये 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में आपको एक ही दिखाई देता है, न्यून कोण में आपको तीनों दिखाई देते हैं, तीनों अंदर रहते हैं, अभी चर्चा करूंगा मैं। अधिक कोण त्रिभुज में ये शीर्षलंब किधर से जाता है, बाहर से जाता है। ऐसा ही आप यहाँ से लंब डालोगे तो ये तो पीछे रह गया, यूँ डलेगा आगे, और यूँ आएगा भाई, ये इसकी स्थिति आप बनाओगे तो यूँ बनेगा, ये यूँ डलेगा, और ये बाहर काटेंगे तीनों एक दूसरे को। तो देखिएगा, अभी तक हमने सिर्फ परिभाषा पढ़ी है, ध्यान दीजिए, मैं इन चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। इनके फैक्ट आप अच्छे से समझ लें, आपको याद रहें, रट्टा नहीं मारें, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ चित्र द्वारा। देखिएगा भाई, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालना है, वो शीर्षलंब होता है। इसकी और बेसिक चीज़ देख लेते हैं, तब तक इनकी संख्या जो होती है वो 3 होती है। में 3 शीर्ष है तो शीर्षलंब भी कितने होंगे, 3 होंगे। शीर्ष से गुजरता है, सामने पे 90 का काम करता है, इतना याद रखना, संख्या 3 होती है। अच्छा, दूसरा ये संगामी होते हैं, सारी चीज़ें संगामी होती हैं त्रिभुज की भाई, शीर्षलंब और माध्यिका
और कोण समद्विभाजक, भुजा समद्विभाजक जो भी आएगा आगे, संगामी होते हैं। लेकिन याद रखिए इनका जो संगामी बिंदु है, संगमन बिंदु या संगामी बिंदु जो आप पढ़ रहे हो भाई, उसको हम त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। इससे तो खैर ये रिलेटेड ही नाम आ गया कि शीर्ष लंब से लंब केंद्र बनता है और माध्यिका से क्या बनता है, केंद्रक बनता है। तो ऐसे डेफिनेशन आएगी कि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब का कटान बिंदु या संगामी बिंदु कहलाता है। तो शीर्ष लंब का संगामी बिंदु आपका लंब केंद्र कहलाता है। देखो इसमें भी लंब है, इसमें भी लंब है, तो ये तो सिमिलर सा है, पता चल जाएगा आपको। अच्छा, अब इनकी स्थिति देखते हैं अपन। आप पढ़ते हैं इसकी स्थिति, किसकी स्थिति, शीर्ष लंबों की स्थिति, कि शीर्ष लंब कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ 3 बना रहा हूँ भाई, ध्यान से समझिएगा। ये चित्र है आपका न्यून कोण का, न्यून कोण त्रिभुज है ये, न्यून कोण। सुन रहा होगा भाई जिनको थोड़ा सा ये अक्षर बारीक लिखे में, चूँकि इस पे आते नहीं है पूरे, और तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। मैं कोशिश करूँगा मैं इसको बड़े लिखने की। न्यून कोण त्रिभुज था, इस सिर से आपने यहाँ 90 डिग्री बनाया, इस सिर से आपने यहाँ 90 डिग्री बनाया, ये 90 हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है मध्य बिंदु, ये कहीं भी जा सकता है, आपको तो वैसे ऐसे वो लट्टू लटकाना है, जहाँ जाएगा वही शीर्ष लंब है। इस सिर से आपने 90 डिग्री बनाया, ये लो, तो ये तीनों एक बिंदु पे काटेंगे। ये स्थिति होती है न्यून कोण त्रिभुज में। मतलब न्यून कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब सदैव अंतः भाग में होते हैं, अंतः भाग। शीर्ष लंब भी अंतः भाग में होते हैं और लंब के अंदर भी कहाँ होता है, अंतः भाग में होता है। अच्छा, पहली बात तो मैं किसकी कर रहा हूँ, शीर्ष लंब की, और दूसरी बात किसकी कर रहा हूँ मैं, लंब के अंदर की। देखिएगा जब शीर्ष लंब अंदर होंगे तो उनका कटान बिंदु भी अंदर होगा। तो न्यून कोण का तो माध्यिका की तरह ही है, कोई खास चीज नहीं है। सेकंड हम पढ़ते हैं ये त्रिभुज, देखिए आप ये वाला, ये देखिए भाई, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपको पता है कौन सा त्रिभुज है भाई, ये छोटी छोटी चीजें तो आपको पता ही होंगी। ये त्रिभुज है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में आपको शीर्ष लंब डालना, ये पढ़ रहे हैं हम शीर्ष लंब, वो भी समकोण त्रिभुज के लिए। तो देखिएगा शीर्ष था, शीर्ष से सामने वाले भुजा पे आपको 90 डिग्री बना था, जो कि पहले ही बना पड़ा है। यानी भुजाई किसका काम कर रही है, शीर्ष लंब का। अच्छा, इधर से देखें तो ये भुजाई किसका काम कर रही है, शीर्ष लंब का। तो शीर्ष लंब एक ही ओर डलेगा आपका, इस शीर्ष से हो ही गया, इस शीर्ष से हो ही गया, इस शीर्ष से डालना है आपको। तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे आपको लंब डालना है। ये लो जी शीर्ष, ये सामने वाली भुजा, यहाँ आपको 90 डिग्री बनाना था, ये बना दिया 90 डिग्री। हो गए तीनों, जैसे मैं डॉट डॉट दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। ये पहला शीर्ष लंब, ये दूसरा शीर्ष लंब, और ये तीसरा शीर्ष लंब। मैंने कहा था शीर्ष लंब एक संगामी होते हैं और एक बिंदु पे मिलते हैं। तो देखो कहाँ मिले तीनों, मैं इसको आगे बताता हूँ। ये ऐसे जा रहे थे ऐसे, तो कहाँ मिल गए वो, यहाँ मिल गए। तो समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंबों की स्थिति क्या होती है, समकोण त्रिभुज में 2 शीर्ष लंब तो उसकी भुजाई होते हैं, और एक शीर्ष लंब होता है वो कहाँ होता है, अंतः भाग में होता है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में जो पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि लंब के अंदर कहाँ होता है समकोण त्रिभुज का। सवाल आएगा समकोण त्रिभुज का लंब के अंदर कहाँ होता है। तो देखेगा चित्र से मैं समझा दूं, ये समझा दूं सॉरी भैया आपको, ये लंब के अंदर है, ये वाला समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र। तो आपसे पूछेगा समकोण त्रिभुज में उसका लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो आपका आंसर आएगा समकोण वाले शीर्ष पे, यानी जहां से त्रिभुज 90 डिग्री का एंगल बना रहा था उसी पे समकोण वाला शीर्ष जो होता है, समकोण वाला शीर्ष, द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, समकोण वाला जो शीर्ष है वही समकोण त्रिभुज का क्या कहलाता है, लंब केंद्र। अच्छे से ध्यान से गांठ बांध लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ एक एक नंबर आपके लिए मायने रखता है। आप रीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। इनके जो फैक्ट हैं, ज्योमेट्री की खासकर बात कर रहा हूँ, बिकॉज अंक गणित में कंपटीशन नहीं है। हर बच्चा ऐसे ही सवाल आते हैं, वहाँ छोटे छोटे सवाल आते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग वाले, उसको हर कोई कर लेगा। आपका यदि मैथमेटिक्स में कंपटीशन है तो टीचिंग मेथड्स में, और आपके पास ये ज्योमेट्री और ये जो सांख्यिकी वगैरह जो जोड़ी है नई चीज़ें, प्रायिकता वगैरह, इनमें अब की बार की जो चर्चा करें, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें, बाकी आपका कवर हो जाएगा। अंगणित इतना कोई खास मायने नहीं रखता इसमें आपके सिलेक्शन में। तो देखिएगा, हम चर्चा कर रहे थे समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो उसके समकोण वाले शीर्ष पे होता है। न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, अंतः भाग में होता है। चित्र द्वारा आप समझ गए होंगे। और अभी इंपॉर्टेंट चीज़ बची आपकी अधिक कोण, ये लो भाई, अधिक कोण बना देते हैं।
ये हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान से देखिए अधिक कोण त्रिभुज को। अब इसमें आपको शीर्षलंब डालना है। ये अधिक कोण हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें आपको वो डालना है शीर्षलंब। तो कैसे डालेंगे आप? यहाँ से वो लटकाना है आपको, ये यहाँ आएगा शीर्षलंब, देखना। इसका मतलब ये तो इधर से गया, तो भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये लो, ये अलग डॉट से बताता हूँ। ये भुजा आगे बढ़ी तो यहाँ से शीर्षलंब डला पहला। ये शीर्षलंब डालना है इस पे, तो इस पे तो डलेगा ही नहीं। ये भुजा आगे बढ़ाओगे आप ऐसे सीध में, तो शीर्षलंब ऐसे डलेगा यूं। और तीसरा यहां से डालोगे आप, तो तीसरा आपका यूं डलेगा भाई। ये तीनों बाहर एक बिंदु पे मिलेंगे यहां पे, जैसे ये जो बिंदु है आपका। देखो पहला शीर्षलंब आपका ये था, ये डॉट डॉट वाला। दूसरा शीर्षलंब आपका ये इस शीर्ष से आ गया। तीसरा शीर्षलंब आपका ये आ गया, ये वाला। ये तीनों आपको बाहर एक बिंदु पे मिलते प्रतीत होंगे। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु कहलाएगा लंब केंद्र। लंब केंद्र, इसको ध्यान से नोट करिएगा। यानी लंब केंद्र कहाँ होगा? अधिक कोण का बाह्य भाग में। ये बाह्य भाग में होता है भाई इसका। और इसका कहाँ होता है? समकोण वाले शीर्ष पे। और इसका कहाँ होता है? अंतः भाग में। आपसे सीधा सीधा सवाल आएगा, किसी अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र स्थित होता है? ऑप्शन आएंगे उसमें, अंतः भाग में, उसके समकोण वाले शीर्ष पे, या अधिक कोण वाले शीर्ष पे, या फिर बाह्य भाग में। तो आपका आंसर आ जाएगा बाह्य भाग में ये स्थित होता है। तो देखिएगा ये था आपका शीर्षलंब का सामान्य सेंट्रोम आपको करा रहा था। शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री बनाता है। तीन होते हैं, संगामी होते हैं। लंब के अंदर इनका कटान बिंदु यानी संगमन बिंदु कहलाता है। स्थिति इनकी ये थी, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होते हैं। कौन? लंब के अंदर की स्थिति की बात करूं मैं। समकोण त्रिभुज की बात करी तो समकोण वाले शीर्ष पे लंब के अंदर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में लंब के अंदर बाहर होता है। कई बार पूछे जाने वाला सवाल है, इसको अच्छे से चित्र द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। एक बार इन चित्रों को ध्यान से देख लीजिए, आप इसको कैप्चर कर लीजिए। अब इसको मैं दोबारा बताता हूँ आपको थ्योरी में लिख के। ये तो था आपका चित्र द्वारा आपको समझाया गया था। ध्यान से इसको एक बार में समझ में न आए, थोड़ी सी देखिए आप ज्योमेट्री की सबसे यूं कहें टफ तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि समझने की चीज़ें हैं तो सरल सरल चीज़ें, ये फैक्ट पे आधारित चीज़ें, कोई खास नई चीज़ नहीं है इसमें। बाकी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझना, तो आप एक बार में समझ में नहीं आए तो प्लीज़ दोबारा देख लें इसको। तो स्थिति की बात करें हम शीर्षलंब की या लंब केंद्र की, तो लंब केंद्र कहाँ होता है? लंब केंद्र की स्थिति की बात करते हैं। लंब केंद्र जैसे एक तो होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये लो, मैंने आपको बताया था आपको इसके हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, उस टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ सब लिखे पड़े हैं। लंब केंद्र न्यून कोण में कहाँ होता है? अंतः भाग में। समकोण में कहाँ होता है? 90 डिग्री, सीधा लिख देता हूँ, 90 डिग्री वाले शीर्ष पर। वही क्या कहलाता है? उसका लंब केंद्र कहलाता है। अधिक कोण में कहाँ होता है? बाह्य भाग में स्थित होता है। एक तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि लंब केंद्र की स्थिति कहाँ होती है। शीर्ष लंब की स्थिति इसमें अंतः भाग में होते हैं। समकोण में दो तो बने पड़े होते हैं, एक ये। ऐसे पूछता नहीं है शीर्ष लंब के बारे में, तो लंब केंद्र की स्थिति जरूर आपसे पूछ लेता है। तो ये था आपका लंब केंद्र। अब यहाँ से जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं शीर्ष लंब से रिलेटेड, पिछली बार L1 में यहाँ से सवाल पूछा गया था, उससे पिछली बार था, देख लीजिएगा आप पेपर, इसको जरूर आप नोट कर लें भाई एक बार। अब इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? ये तो थे इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि इसमें किसी प्रकार का त्रिभुज का डिवाइडेशन होता ही नहीं है, क्योंकि इसका खुद का ही पता नहीं है, कभी अंदर होता है, कभी बाहर होता है, कभी भुजा का रूप ले लेता है, कभी किसका रूप ले लेता है। तो और कोई खास चीज़ें इसमें से नहीं पूछी जाएंगी, बस ये याद रखें जो यहाँ लिखे हैं, और लंब केंद्र की स्थिति आप याद रखिएगा। बढ़ता कैसे वो मैंने आपको ड्रा करके बताया है, तो शायद उस चीज़ को आप देखोगे बनाते टाइम तो समझ जाओगे, बजाय आप रट्टा मारने के वैसे बताता तो शायद आप नहीं समझ पाते। अच्छा, अब एक छोटी चीज़ देखिए, ये त्रिभुज है, ऐसा एक सवाल जैसे आपके पास चित्रों में आते हैं कोण ज्ञात करने के त्रिभुज का। हमने चर्चा करी थी यदि आप इन तीनों एंगल्स को ऐड कर लोगे तो 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ोगे तो वो 360 डिग्री होता है।
अब सुनना, मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ से शीर्ष लंब डाला, ये लो, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 का। तो यहाँ भी कितने का बनाएगा, 90 का, क्योंकि ये क्या हो गया, सरल रेखी क्यों। ध्यान से समझिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, प्लीज़ भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये चीज़ें आप ध्यान से देखोगे ना, एकाग्र होके, तो ही समझ में बैठेंगी। पूरा फोकस आपको ये लगाना है कि बस सब कुछ यही है आपके लिए, ये ट्राइंगल ही। बाकी मैं बता दूँ आपको कि ज़िंदगी में कहीं काम में नहीं आने वाली चीज़ें हैं, ये बस पेपर देने तक सीमित हैं। बाकी मतलब कहीं लाइफ में और कहीं काम में कहीं नहीं आएंगी ये। आपको पेपर के लिए पढ़ना है, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देखिएगा। अब यहाँ से लंब डाल दिया, अब यहाँ से लंब डालते हैं, देखिएगा, ये डाल दिया, तो ये भी 90, तो ये भी 90। सिर्फ 2 लंब डाले हमने, 2 लंब डाले, तो इनका भाई कटान बिंदु तो तीसरे का भी यही आएगा। ये जो पॉइंट है आपका, जिस पॉइंट तक मैंने इसको गहरा करा है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। इस पॉइंट का नाम है लंब केंद्र। क्यों? क्योंकि शीर्ष लंब का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। सपोज दैट यहाँ सवाल पूछता है, यदि यहाँ P एंगल बन रहा है आपका, एक एंगल बन रहा है यहाँ P, तो यहाँ कितना एंगल बढ़ेगा, ये रिलेशन पे आधारित सवाल आते हैं। ये दोनों डाल दे तो इसके सामने आएगा, ये दोनों हम बढ़ा देते तो इस शीर्ष के सामने हो जाता, ये दोनों में बढ़ा देता तो इसके सामने आ जाएगा, और ये दोनों डाल देंगे तो इसके सामने आ जाएगा, यानी तीनों शीर्षों के सामने। मैं बता देता हूँ, देखो आपको कन्फ्यूज मत होना। ऐसे डाल दिया, ये 2 शीर्ष लंब है, ये लंब के अंदर है, तो इस शीर्ष का इसका रिलेशन पूछ लेगा। ऐसे नहीं करके आपसे यूँ पूछ लेगा, ये लो, ये 2 शीर्ष लंब डाल दिए, तो ये लंब के अंदर है, तो इसका और इसका कनेक्शन पूछ लेगा, सॉरी रिलेशन पूछ लेगा। वो रिलेशन कैसे, अपना एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि लंब केंद्र पे बनने वाले कोण और उसके सामने के शीर्ष के कोण में क्या रिलेशन होता है। इस पे बेस्ड कई बार सवाल पूछे गए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लें। जे पी है तो यहाँ क्या स्थिति होती है, तो इस स्थिति को समझने के लिए आप देखिएगा, आप क्या करेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है भाई, एक छोटी सी बात, इसको देखो सिंपल से, मैं आपको रट्टा नहीं मारना, मैं बार बार कह रहा हूँ, गणित को सीखे, यानी मैं आपको ये चीज़ें सिखाने पे जोर दे रहा हूँ, न कि सीधा सवाल हल करना, रट्टा मार लेना, उससे आप सक्सेस नहीं होंगे भाई। हो सकता है कुछ क्षण के लिए आप खुश हो जाएं। तो देखिएगा, यहाँ एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसको। ये एक चतुर्भुज है, ये 90, ये 90, कितना हो गया 180। चतुर्भुज का कितना होता है 360 होता है ना। अरे भाई चतुर्भुज के चारों, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज, ये रहा, ये 90 बना पड़ा है शीर्ष लंब के कारण, ये 90 बना पड़ा है शीर्ष लंब के कारण। 90 90 180 बुक हो चुका पहले ही, तो अब ये 2 कोण बच गए, ये और ये। अब बताओ 360 में से 180 तो ऑलरेडी बुकड है, तो कितना बचा 180 बचा। 180 में से ये P है, तो ये कितना बच गया 180 माइनस P, 180 माइनस P, यानी ये P है तो 180 माइनस P बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि 180 तो पहले ही बुक हो गया, 180 रहा है पीछे, टोटल 360 होता है। इसका मतलब मैं थ्योरेटिकल बात करूं तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, संपूरक। एक शब्द आया हमारे पास, संपूरक शब्द। एंगल्स का जो था आपका, कोण का जो वीडियो था उसमें आप देखेंगे संपूरक क्या होता है। तो एक संपूरक आया, तो ये दोनों कोण आपस में संपूरक होंगे। उसके बाद यहाँ अपने को तो इससे मतलब था ना, ये देखिए ये x बना, तो ये और ये क्या हो गए शीर्षाभिमुख, और जो शीर्षाभिमुख होंगे वे आपस में क्या होंगे, समान। तो हमें यहाँ इसका और इसका रिलेशन डिफाइन करना था, मतलब ये और ये, इसमें क्या रिलेशन होता है, ये दोनों संपूरक होते हैं। यदि ये P को इंडिकेट कर रहा है तो ये 180 माइनस P को इंडिकेट करेगा। ये तो था, आपको एक्सप्लेन करके बताया। स्थिति कैसे होगी, परीक्षा में सवाल कैसे होंगे, आपको याद क्या करना है, उसके लिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। बड़ा सा त्रिभुज बना के, ये त्रिभुज बना, आपके पास सवाल आया, यहाँ से शीर्षलंब जा रहा था, ये आपको बताएगा नहीं शीर्षलंब जा रहा था, आपको तो ये कहेगा ये जो पॉइंट है यहाँ मान लीजिए x डिग्री बना है, ये जो पॉइंट है वो लंब के अंदर है, ये लो इसका नाम आ गया लंब के अंदर, ये लंब के अंदर। यहाँ क्या बनेगा ये पूछेगा आपसे, ये आपका सवाल है, और ऐसा सवाल कई बार पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने डिफाइन करा था ऐसा क्यों होता है, ऐसे मैंने आपको बताया था क्यों होता है ऐसा। तो देखिएगा ये x है, तो यहाँ क्या हुआ, क्या था पहले तो वो बताओ। यहाँ हुआ था 180 माइनस एक्स। क्यों हुआ था ऐसा, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका, पहले बता के चल रहा हूँ क्यों होता है ऐसा। तो ये और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, संपूरक। कीवर्ड याद रखना, संपूरक। किसके में, शीर्षलंब में।
तो यदि ये 50 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, यदि कई बार सवाल पूछा गया है, यदि ये 50 डिग्री है तो ये 130 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये 120 होगा, 70 डिग्री है तो 110 होगा, ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, और यदि ये 10 डिग्री है तो ये 170 डिग्री हो जाएगा। याद रखना भाई, क्योंकि ये दोनों जोड़ के कितना आना है 180। कहीं आपको समपूरक ही नहीं पता हो भाई, याद रखना समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री जोड़ेगा जोड़े, और पूरक का मतलब होता है 90। पूरक छोटा होता है, देखो इसमें 100 हटा दिया, अब ये 90 का है, 100 और जोड़ दिया तो 180 का हो गया। कैसे भी याद रख सकते हो आप, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। तो इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो 180 आएगा। परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है कि यहाँ 20 डिग्री है तो यहाँ क्या बढ़ेगा 160 डिग्री। कब? जब यहाँ इतना ही लिखाएगा कि ये लंब केंद्र और कोई चित्र नहीं आएगा। ऐसे भी दे सकता है कि त्रिभुज ABC है और O एक पॉइंट है जिसका वो लंब केंद्र है त्रिभुज ABC का, और COB आपको बताना है जब A 20 डिग्री का है तो COB कितना हो जाएगा 160 डिग्री। याद रखना इसका कीवर्ड। दोबारा फटाफट मैं डिस्कस करता हूँ शीर्ष लंब पे। शीर्ष से सामने की भुजा पे डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। संख्या 3 होती है, तीनों संगामी होते हैं, संगामी बिंदु इनका लंब केंद्र कहलाता है। फटाफट रिवीजन कर रहा हूँ भाई मैं। और लंब केंद्र की स्थिति आपने देखी, न्यून कोण में वो अंतःभाग में होता है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल यानी 90 डिग्री वाला जो शीर्ष है वही लंब केंद्र का काम करता है। अधिक कोण त्रिभुज में वो शीर्ष लंब जो होते हैं वो बाहर से डलते हैं तो लंब केंद्र भी आपको बाहर पाया जाएगा। तीनों की स्थिति याद रख लें। न्यून, मैं दोबारा बता रहा हूँ, न्यून कोण में अंदर, समकोण में समकोण वाली जगह, और अधिक कोण में, अधिक का मतलब बाहर, अधिक यानी ज्यादा बाहर निकल जाएगा वो। अच्छा, फिर बात करते हैं लंब केंद्र पे बनने वाला कोण। लंब केंद्र पर बना कोण, तो ये फैक्ट याद रखना, कई बार थ्योरेटिकल भी आ जाएगा। लंब केंद्र पे बना कोण सामने शीर्ष कोण के, जो सामने वाला शीर्ष कोण है, सामने शीर्ष कोण का संपूरक होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको बताया। तो देखिएगा, लंब केंद्र पे बना कोण सामने शीर्ष कोण का संपूरक होता है। ये दोनों मिला के 180 का जुगाड़ करेंगे, बस इतना याद रखना है। इन दोनों मिलके 180 का जुगाड़ कर लेंगे। 180 समझ रहे हो ना, 180 का जुगाड़ कर लेंगे। ये कितना देगा तो ये कितना देगा। ठीक है, आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब इसमें यदि फिलहाल देखो प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको यहाँ नहीं करवा पा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप अपने टेक्स्ट बुक में करिएगा। मेरा थोड़ा सा कोशिश था कि एग्जाम डेट आपके नज़दीक है तो मैं फास्टली रिवीजन करा दूँ, क्योंकि आप बुक्स में पढ़ोगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सुनने में उतना टाइम नहीं लगेगा, कंज्यूम होगा आपका। फटाफट आप सुन लीजिए, इन चीज़ों को समझ जाओगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो प्लीज़ आप मुझे अवगत करा दें, और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं इन फ्यूचर जैसे जब ही अपना ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं आपको इसके एक प्रश्नोत्तरी करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप अपने पास जो भी टेक्स्ट बुक है, पुराने पेपर वगैरह हैं, उनसे आप सवालों को हल करें। और साथ ही यदि किसी प्रकार का सुझाव, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सुझाव, तो प्लीज़ मुझे अवगत करें जिससे इस कंटेंट में और अपन निखार ला सकें। चलिए ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।